नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव तक। और आज के हमारे गेस्ट हैं रामधनी सर हैं। रामधनी सर, वार्म वेलकम ऑन लाइव तक। तो सर, आज का धन्यवाद। हमारा डिस्कशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो दिल्ली इलेक्शन पे, बेसिकली जो बीजेपी भी गवर्नमेंट 27 साल बाद आई है, इनके क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या ऐसा बदल जाएगा दिल्ली में जब इनकी सरकार बनेगी और 5 साल सरकार चलेगी। जी, यह तो अब निश्चित ही हो गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज विधायकों की बैठक बुलाई गई है। उसमें हो सकता है कि आगे की रणनीति तय की जाए या लोग देखें कि किसको मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है। और दिल्ली के सामने अब तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी के सामने जो चुनौती थी उससे भी बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के वादे किए, गारंटी दी और मोदी है तो मुमकिन है का विश्वास जताया, उससे दिल्ली वालों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई। और दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए कि कल दोपहर से जैसे ही यह लगभग तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही, भाजपा आ रही है, तो एलजी के निर्देश पर वहां के सामान्य प्रशासन ने सचिवालय में फाइलों, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क इत्यादि ले जाने पर रोक लगा दी। उसकी बहुत ही चौकसी कर दी गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि अ, विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाए और जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा है उनसे हिसाब होगा। भ्रष्टाचार को कतई नहीं सहन किया जाएगा और जिन्होंने लूटा है उनसे वसूला जाएगा। यह थोड़ी गंभीर चेतावनी है। और यह भी संकेत मिलता है इससे कि क्या आगे कदम उठाए जाएंगे। ये तो एक प्रशासनिक कदम हुए और जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन जो आ, कल मोदी जी ने जिस तरह से घोषणा की और सबसे प्रमुख बात उन्होंने दिल्ली के स्वरूप को बदलने की ये कहा कि गेटवे है ये देश का, और इसको एक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बदला जाएगा कि एक मॉडल या मॉडर्न शहर की तरह दिखाई। अब ये चीजें एक दिन में तो होनी नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो कितने ठोस होते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है, दिल्ली का स्वरूप, दिल्ली की आकृति किस तरह बदलती है, ये देखा जाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो हारी उसमें एक सबसे बड़ा कारण यहाँ की सिविक समस्या थी। सिविक समस्या में सड़कों का टूटा फूटा होना, स्मूथ न होना, सीवर ओवरफ्लो, ड्रेनेज की सफाई न होना और गलियों में गंदगी, कूड़े के ढेर इत्यादि, इन सब चीजों से भी शहर का रूप बनता या बिगड़ता है। और अगले अप्रैल में ही नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, मेयर का चुनाव होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी के पास ये भी बहाना था कि भाई मेयर हमारा नहीं है। अब मेयर भी पिछले दिनों उनके थे, और पिछले चुनाव में जो नवंबर 2024 में हुआ था, हालांकि 9 ही महीने का उनका कार्यकाल था, आम आदमी पार्टी के मेयर थे। लेकिन तो भी जो भी समय उनके पास था उसमें कुछ काम नहीं हो पाया। में अब सरकार भी भाजपा की है, और यदि सही ढंग से मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो उनका प्रत्याशी जीत भी सकता है। माने कि निगम पर भी भाजपा आ जाएगी। पहले भी भाजपा रही निगम में, और तब जैसा लोग कहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी ज्यादा लगती थी, लेकिन इधर ये समस्याएं बढ़ गई। तो ये देखना है कि दोनों, केंद्र में भाजपा की सरकार है ही, इमदाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए और सचमुच में दिल्ली के आकार को, इसकी सफाई को, इसके स्वरूप को, इसके आकर्षण को बेहतर करना होगा। क्योंकि जितने भी लोग विदेशी आते हैं दिल्ली को ही देख के धारणा बनाती है, जबकि वो नई दिल्ली और एक पास इलाके में ही रहते हैं। लेकिन तो भी दिल्ली कई रूपों से अपने को रिप्रेजेंट करती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और
यदि इसका स्वरूप बदला, यह साफ सुथरी अच्छी है, यहाँ सिविक सेंस ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो गया, तो निश्चित ही एक वादा जो चुनाव में किया गया या जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार की खिंचाई हुई और इस आधार पर एक वोट भी मिले भाजपा को कि ये चीजें बेहतर की जाएंगी, वो किया जाना चाहिए। और पहला स्टेप तो यही होगा कि दिल्ली को साफ सुथरा, अच्छा, आकर्षक बनाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया जाए और जितनी भी सिविक सर एमिनिटीज हैं उनको बेहतर किया जाए। एक्चुअली पीछे कुछ जैसे पंजाबी बाग में कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे थे अशोक विहार में, तो वहां पे हम्म। कुछ रेजिडेंट्स हमने बात करी, हम्म। लगभग 4-4 5-5 साल हो गए थे जहां वहां का ट्रैफिक जाम फ्लाईओवर के रीजन से लगभग 1 घंटे का ट्रैवल टाइम लोगों का एडिशनल बढ़ गया था। और हम्म। जो फ्लाईओवर्स नितिन गडकरी के से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, वो लगभग 6 महीने से साल भर में नॉर्मल सब जो फ्लाईओवर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट के जो कुछ फ्लाईओवर्स थे वो लगभग वहां के रेजिडेंट्स ने लगभग 2 से 3 साल तक स्ट्रगल किया है। तो क्या ये सब प्रमुख कारण रहा कि दिल्ली के लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया नहीं है? नहीं, सिमिलरली ये अगर देखें कारण तो तो कई है ही। ट्रांसपोर्टेशन और दिल्ली में जाम की समस्या तो सबसे कठिन है। देखिए, सड़कें सही होंगी और ट्रैफिक सही होगा। आप देखिए कि दिल्ली में प्रतिदिन 40-50 लाख से ज्यादा लोग आते हैं जॉब के लिए और चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जी के सर, चारों तरफ जो स्टेट कल हैं वहां से लोग एनसीआर से आते हैं। और यदि ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं सही हुआ, सड़कें सही नहीं, फ्लाईओवर सही नहीं हुए, तो वो बहुत ही जाम फंस, एक आदमी जाता है एनसीआर से तो 1.5 घंटे 2-2 घंटे उसको लग जाते हैं दिल्ली पहुंचने में या वापसी में उतने ही समय। रात में, शाम के समय तो 5-6 बजे के बाद पूरी दिल्ली लगभग लगभग जाम सी हो जाती है। जो लोग ऑफिस से लौटते हैं वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो सर ये फ्लाईओवर अगर या जहाँ, जी रामधनी सर अगर देखें तो पिछले 10 साल में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत मेजर काम नहीं हुआ है। जो जी शीला जी, दीक्षित के एकदम। टाइम में और कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में जो दिल्ली का एक विकास हुआ, वो जी जी, विकास 10 साल में कुछ हुआ नहीं। कुछ दिल्ली नहीं में अगर हुआ। हम बजट देखें, लगभग 35 से 40 हजार करोड़ का दिल्ली का बजट है। और जी। काम अगर दिल्ली का देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और हेल्थ, तीन हम्म। चीज को छोड़ के जैसे बाकी एक जो पूर्ण राज्य होते हैं उसमें एग्रीकल्चर सब चीजें होती है, लेकिन दिल्ली हम्म। में एटलीस्ट वो वाला एंगल नहीं है। यहाँ बेसिक चीज तीन ही मेन कोर एरिया था, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें भी हम्म। उस पैमाने से देखें 10 साल में काम नहीं हुआ है। जी तो जी। दिल्ली में जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, उसके लिए क्या हम्म। चैलेंजेस रहेंगी इन तीन डिफरेंट एरियाज में काम करना? जो पिछले 10 साल का जो एक गैप हुआ है डेवलपमेंट में, उसको पिकअप करना, प्लस जिस हिसाब से फ्री बीस केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे इस इलेक्शन में देखा गया। जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे प्रोमिस की गई, जो 2500 रुपये महिलाओं को, 2100 रुपये एक मंथली देना, प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल और बाकी सब चीजें। तो इन हम्म। सब चीजों को देखते हुए दिल्ली का बजट आपको लगता है कि इन सब चीजों को फुलफिल करने में कामयाब होगा? देखिए, जब आप निःशुल्क चीजें देंगे, फ्री चीजें लोगों को देंगे, तो वो उसका भार तो बजट ही पड़ना है ना। और बजट आपके पास, इसी इसी तरह के बजट में तो शीला जी ने भी काम कराया था ना दिल्ली में। जो आप ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के समय में जो डेवलपमेंट हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पूरी दिल्ली का स्वरूप बदल गया था। और वह आमदनी स्वरूप सर, देश का लेकिन जो शीला दीक्षित जो जिस काम के लिए हम बात कर रहे हैं, उस काम में जो कॉमनवेल्थ में एडिशनल फंड सपोर्ट मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई गेम और कुछ नहीं है जिसके लिए दिल्ली का विकास करना हो, सेंटर का एक असिस्टेंस रहेगा। जो भी दिल्ली में डेवलपमेंट करना है वो दिल्ली का अपने बजट और अपने फंड से करना है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो दिल्ली में कितना बड़ा चैलेंज आने वाला है नई सरकार के नहीं नहीं, बजट तो मिलेंगे। ऐसा तो देखा जा रहा था कि ये इनका बजट सरप्लस बजट हो रहा था, ये खर्च नहीं हो रहे थे। ये जो बजट मिलते थे वो खर्च नहीं किए जाते थे। यदि इसी बजट में से सही तरीके से खर्च किया जाए, प्रोजेक्ट को पर इन्वेस्ट किया जाए, तो सभी चीजें की जा सकती हैं। घाटे का बजट या बहुत प्रचुरता में बजट तो किसी राज्य का नहीं होता, सब उसी में अपने प्राथमिकता के आधार पर उसको खर्च को तय करते हैं। आप ये भी देखें कि कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं।
और उन जरूरी मद पर यदि आप खर्च करना चाहेंगे तो आपको इसी बजट से इसी से मिल जाएगा। और यदि कहीं जरूरत होती है तो अब तो केंद्र सरकार भी आपकी है ना, तो केंद्र सरकार से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद मिलनी चाहिए। बजट के एलोकेशन होने चाहिए, कोई आप बड़ी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। इस तरह से चीजें करेंगे और तभी होगा जाकर के। मुझको लगता है कि बजट या धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी दिल्ली में, और ऐसी कभी रही भी नहीं कि लेकिन बीच बीच में ऐसा आता रहा कि सफाई कर्मचारियों ने इसलिए हड़ताल कर दी कि उनके वेतन नहीं मिले बहुत दिनों से। अब ये वेतन इत्यादि तो छोटे मोटे खर्चे, इसको तो ये व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी ना। और एक बार दिल्ली ये गंदगी भर गई तो उसको फिर ठीक लाइन पर लाने में कई दिन लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इस पर तो निगाह रखनी पड़ेगी, इसको तो करना पड़ेगा। और बजट में कहीं कोई कमी आएगी ऐसा नहीं मुझको समझ आता। हेलो। जी जी, बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। जी जी, हाँ कुछ आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, हाँ कहिए। तो मेरा यही कहना है कि बजट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बजट को सॉल्व किया जा सकता है, अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। काम करने वाली किसी भी सरकार के सामने बजट कोई समस्या नहीं आती। आप काम करने का आपके पास एक इच्छा शक्ति हो तो सभी चीजें हो जाती है, आप काम करना चाहें। आप आखिरकार सर इसी में फ्री देने की बात कर रहे हैं ना। सीनियर सिटीजन को आप पेंशन देते हैं, चिकित्सा के लिए दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से चिकित्सा हो रही पास। तो और महिलाओं के लिए आपने वादा किया दोनों सरकारों ने, तो इसके लिए जब पैसा निकल रहा है तो अन्य सिविक एम्यूनिटीज के लिए भी निकल सकता है, निकलेगा, निकाला जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के आप किसको देखते हैं? क्योंकि अब देखिए भाजपा में कई चीफ मिनिस्टर चीफ कैंडिडेट हैं और मिनिस्टर दावेदार हैं। चीफ मिनिस्टर तो भाजपा का हाई कमान चौंकाता है। अब वो उन्होंने चूंकि किसी के नाम की घोषणा नहीं की, सब कुछ मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया सब। ये वादा मोदी जी का ही है, कल कल भी उन्होंने इसी तरह कहा। अब चीफ मिनिस्टर किसको करेंगे ये कई सीनियर लोग हैं। देखा जाए तो केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है। अब वो दावा कर सकते हैं, लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई ऐसा मेरा दावा नहीं है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी हम उसके साथ हैं। अन्य सीनियर लोग भी हैं, कई हैं। अब ये देखना है कि किसको क्या समीकरण देख करके भाजपा मुख्यमंत्री का चयन करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो रिजल्ट और वर्क ओरिएंटेड हो, जो रिजल्ट दे, सिर्फ राजनीति न हो, राजनीति करने वाले लोग न हो। और जो जो भी वादे किए गए हैं धीरे धीरे 5 साल पूरे किए जाने चाहिए। वो नतीजे सड़क पर दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये सरकार ने किया, ये देखिए इसका ये लाभ लोगों को मिल रहा है। अदरवाइज ये राजनीति है, चुनाव तो हर 5 साल पार आते रहेंगे और मूल्यांकन होता रहेगा कि किसने क्या, सबके रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाते हैं चुनाव के समय। तो ये ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। अब ये देखना है कि अब कुछ लोग समीकरण देख रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जी को दिया जाता तो जाटों का समीकरण हो जाएगा। ये राजनीतिक समीकरण कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आपके पक्ष में हो जाएंगे, पिछले दिनों किसान आंदोलन से थोड़े से नाराज थे, राजस्थान का जाट आपके साथ हो जाएगा, हरियाणा को हो जाएगा। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, उनको भी महत्व दिया जा सकता है और उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। प्रवेश वर्मा तेजस्वी हैं, तेज हैं, काम करते हैं और बोल रहे हैं, सब कुछ है। अब ये लेकिन अब पता नहीं मोदी जी के मन में या अमित शाह जी के मन में कौन है या किसको लोग चुने हुए हैं। कल तो अमित शाह जी से मिलने गए थे प्रवेश वर्मा, क्या उनकी बातें हुई। लेकिन एक मैं जो संकेत देख रहा हूँ कि बयान जो आने लगे वो सिर्फ प्रवेश वर्मा ही दे रहे हैं, और वो उनके बयान में कुछ इस तरह का संकेत मिल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, हम लोग ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। इसके मतलब क्या, कहीं से उनको किसी तरह का हिंट मिला है क्या? अब लेकिन राजनीति है, देखिए राजस्थान में एकदम नए व्यक्ति को दे दिया गया। और मोदी जी या ये लोग संघ से जुड़े लोगों को आगे रखते हैं जो कि उनके जी रहे हैं, तो उनकी नीतियों को सर, आपको समझते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते जी हैं। सर, सर इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है
क्या आपको कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी लगता है, क्योंकि भाजपा का ये बेसिकली अगर देखें तो हिस्ट्री है कि नॉन एमएलए इवन जो आरएसएस से कई कैंडिडेट होते हैं जिनको ये लोग फेस बना देते हैं, बाद में उनसे इलेक्शन लड़वा के तो विधानसभा में भेज देते हैं। हम्म। आरएसएस से किसी को अपॉइंट करने का कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है? जिस हिसाब से पिछले 3 इलेक्शन में कहा जाता है कि आरएसएस पूरी तरीके से एक्टिव है 2024 के देखिए, सेटबैक के बाद। मोदी जी भी संघ के प्रचारक ही थे, और आप देखिए तो मोहनलाल खट्टर जी भी वही थे। संघ के लोगों को आगे लाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि वे लोग भाजपा और संघ की नीतियों को अच्छी तरह जानते हैं, और उनका लक्ष्य क्या रहता है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ यही है। और वो एक किस्म से यूं देखिए कि केंद्र के निर्देशों को मानने वाले होते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो अपने मन से अलग कुछ करने लगे। उन पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, या यूं मानिए कि वो मिल करके काम करते हैं। तो हमेशा मोदी जी चूंकि इतनी बड़ी वादा किया, उन्होंने गारंटी दी है, तो ये अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट तो कराएंगे दिल्ली में। ये उनका एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि एक छोटा सा ही तो राजधानी छोटी सी है, यहाँ पर ये चीजें करा पाते नहीं करा पाते, इसलिए वो रखेंगे तो अपने मन के ऐसे आदमी को जो उनकी नीतियों को, उनकी घोषणाओं पर अमल करे, उसको उसका रिजल्ट दे। अब ये उनके मन में क्या है, उनके मन की बात हम लोग तो नहीं कर सकते। अटकलबाजी में है कि पूर्वांचल के लोगों को देंगे, जाट लोगों को देंगे, कोई कह रहा दलित से लाएंगे, कोई कह रहा कैसे। ये सब चीजें देखिए सिर्फ मीडिया की अटकलबाजी है, इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते हम लोग। अब दो एक दिन में जब भी वो चुनाव होगा नेता का, तो उसका इंतजार करना चाहिए। देखिए, बहुत हो सकता है कि इन्हीं नामों में से कोई आगे आ जाए, हो सकता है कि कोई चौंकाने वाली बात आ जाए। लेकिन हमेशा उस व्यक्ति को चुनना चाहिए, या चुनेंगे जो कि वो कुछ करके दिखाएगा। क्योंकि जो जिन आरोपों पर, जिन शिकायतों पर आपने सत्ता पाई है, उसका जवाब देना पड़ेगा, लोगों को रिजल्ट देना पड़ेगा। जी, अगर देखें 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने 100 डेज में कुछ चीजें करने के लिए बोला था, बट 100 दिन बीत गए, ऐसा कुछ आया नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली इलेक्शन के लिए जिस तरीके से मोदी जी ने कल परसों बोला, हम्म। पब्लिक इसको कैसे प्रोसेस करे अपने माइंड में देखिए, कि अब कुछ होने दो वाला हजार है या फिर जस्ट एक। हाँ, 2024 के चुनाव की बात छोड़िए, वो अपनी नीतियों को तो पालन कर ही रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। और इस दिल्ली के चुनाव को भी देखना होगा, 2 3 4 महीने तो देखना ही होगा कि किस रूप में गाड़ी किधर जा रही है। जो घोषणाएं होंगी, जो प्रोजेक्ट सामने आएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करेंगे, एक दिन में तो नहीं होना, होने में समय लगेगा। हो सकता है कि रिजल्ट आते आते साल 6 महीना लग जाए, और फिर वो पूरा पूरा रिजल्ट आने में 2 3 साल लग जाए। लेकिन वो नीति घोषणाएं तो हो जाएंगी ना, अब उस पर अमल कैसे करते हैं क्या। और सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कि यमुना की गंदगी को दूर करना। जो भी आता है टूरिस्ट तो देखता है उसको बदबू करती हुई यमुना को, काली यमुना को। तो हालांकि दुनिया के सभी देशों में नदियों का यही हाल हो गया है, औद्योगिकरण ने सबको, सबकी नदियों को दूषित कर दिया। लेकिन जहाँ जहाँ पर लोगों ने मन से काम किया, उनको साफ भी काफी कुछ कर दिया है। और जिस राजधानी के बीचों बीच से नदी बह रही हो, इतनी बड़ी नदी, ऐसी पौराणिक नदी, और जिसका बहुत ही धार्मिक अवस्था का महत्व है, उसको, उसका स्वरूप बदल जाना, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसको करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखना है। उद्योगों को बंद करना पड़ेगा, या उद्योगों में सख्ती करनी पड़ेगी। जो वहां से फ्लुएंट निकलते हैं उनको साफ करके ही तभी डाला जाएगा। विदेशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि में तो पानी को रिसाइकिल करके, सीवर के पानी को रिसाइकिल करके ड्रिंकिंग वाटर बना देते हैं। और अपने यहाँ एक इतनी बड़ी नदी, इतना पानी है जिसके पास, उसको ही नहीं हम कर पा रहे हैं कहीं से कुछ। तो ये चीज तो करनी होगी। यदि इसी को एक बड़ी चीज के रूप में सामने कर दें, तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, उसको कर देंगे। लेकिन एक उदाहरण ये भी है, गंगा जी को देखिए। गंगा जी, मैं तो राजीव गांधी जी के समय से कर रहा हूँ। कल मोदी जी ने भी इसकी चर्चा की। और हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, एकदम नजदीक से गंगा को आज से 40 साल पहले देखें, आज देख रहे हैं। आज वो, क्या बताएं क्या स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है नदियों की। यदि ये चीजें हो जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी।
और जो स्वरूप बदलने की बात हो रही है, एक स्वरूप तो बहुत बड़ा स्वरूप बदल ही जाएगा। रिवर फ्रंट बना दें इसको, गंदगी साफ हो जाए, पानी का फ्लो बढ़ जाए। और पानी का फ्लो तो यहाँ से बढ़ता है हरियाणा से, तो ये तो उनके पास है, ये धीरे धीरे कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये देखना। सर मैं आम आदमी पार्टी से एक क्वेश्चन है। बेसिकली जिस इस तरीके से आप देखते हैं, हर पार्टी का एक कहीं न कहीं एक बैक ऑफ द माइंड एक आइडियोलॉजी रहती है। चाहे कांग्रेस का आप ले लें, एक तरीके से एक जो पब्लिक मैसेजिंग है वो एक एंटी हिंदू वाला है, और भारतीय जनता पार्टी का उसी साथ। तो आम आदमी पार्टी का आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मौलानाओं को सैलरी देना स्टार्ट किया और बाकी सब चीजें, ताहिर हुसैन के रिमांड में अमूतल्ला खान को एक सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट, और जब सीए का आप प्रोटेस्ट देखते हैं उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली डायरेक्टली रहा। उस साइड से आप आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आप स्केल करते हैं? आम आदमी पार्टी देखिए, ये सब तो जैसा कहा जा रहा है, ये राजनीति है, वोटों की राजनीति। इमामों को पेंशन देना, या अब भाजपा कह रही है कि हम पुजारियों, मंदिरों के पुजारियों को देंगे वेतन, उनको ये सब वोट की राजनीति है। इससे डेवलपमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक एक क्लास को आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसके वोट पाने की उम्मीद में। कांग्रेस ने यही किया, आम आदमी पार्टी यही कर रही, सपा यही कर रही, सभी लोग यही कर रहे हैं। दरअसल ऐसा होना चाहिए कि हम एक खास क्लास को सामने न रख के पूरे देश, पूरे समाज को सामने रखें और उसके डेवलपमेंट की बात करें, तब तो वो चीज पॉजिटिव जाएगी। आप एक खास क्लास को खुश करके इस देश को अच्छा नहीं बना सकते। सभी खुश हो इसमें। जो मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ होना चाहिए, विकास भी सबका होना चाहिए। विकास तो एक छोटा सा उदाहरण दो कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने, या जिनके पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समान जो समय जो सर्वे हो रहे थे, वो सबको मिले हैं। वो न कोई जात देखी गई, न धर्म देखा गया, न स्टेट देखा गया, जहां बने वो जिसको जैसे जरूरत थी, ग्राम पर, प्रधान ने जिसको जैसा पर कह इसी दिया सबको मिला। इस तो यह इस इस फ्लैट तरह का विकास, इस तरह इस का मकान के विकास है ऊपर ही सबको। जी जी सर, इस मकान के ऊपर ही अलॉटमेंट में एक स्वाति मालीवाल का एक जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिया था। कहा जाता है कि 48,000 फ्लैट दिल्ली में खाली पड़े, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का था, बिकॉज केजरीवाल को उनका सेंट्रल स्पॉन्सरशिप नहीं करना था। एक तरीके से उन्होंने उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम किया जाए। तो वही कारण रहा जिसके कारण 48,000 फ्लैट आज भी दिल्ली में खाली पड़े हैं, जिनकी अलॉटमेंट नहीं हो इस, पाई। इसके पीछे तो राजनीति ही रही ना, कि जी। प्रधानमंत्री का नाम न हो, या भाजपा का नाम न हो। इसमें नाम से क्या है, आप ये देखिए कि उसका लाभ किसको मिलता। लाभ तो जिसको मिलता वो लोग उससे लाभान्वित होते ना। तो आप ये यही यही पेटी पॉलिटिक्स है। ऐसी छोटी, अब आयुष्मान चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं लेने दिया केजरीवाल ने दिल्ली में। वो अपना मोहल्ला क्लिनिक के बदौलत खुश थे, तो अब देखिए कितने लोगों को नुकसान हुआ। यह ऐसी योजना है, मैं तो जानता हूं कि कितने गरीब लोगों ने के इलाज में, मेरे परिचित हैं, मुस्लिम सज्जन है, उनकी माँ के कैंसर के इलाज इसी कार्ड की बदौलत हुआ। वो बेचारे कहते हैं कि वैसा भी यदि ये न मिला होता तो मैं माँ का इलाज नहीं करा पाता। तो ये, और ये बहुत गरीब इस तरह से हैं जिनके इलाज हुए हैं। अब केजरीवाल जी ने सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, किससे भाजपा का नाम हो जाएगा, इससे मोदी जी का नाम हो जाएगा, उनकी योजना वहां पर आगे बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने नहीं होने दिया। करे मैं तो चिकित्सा कर ही रहा हूँ, और चिकित्सा की जो स्थिति है वो सब सामने आई, बीच बीच में आती रही है। देखिए, हमको हमको एक जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, पॉलिटिकल लोग आते हैं, इन समाज में इनका उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए। आजकल होता नहीं, राजनीति करने में अपनी सेवा कर लेता आदमी, समाज को भूल उड़ जाता है। आप देखिए जो लोग राजनीति में आते हैं, 5 साल बाद उनकी क्या हैसियत हो जाती है, और वो जिस समाज में रहते हैं उनकी क्या हैसियत होती है। ये एक बहुत ही विडम्बना है, और इसको कहा क्या जाए। कल यद्यपि मोदी जी ने कहा कि चाहते हैं कि 1 लाख जो युवा है सामने आवे, 1 मिलियन उन्होंने कहा था कि इतने
युवा सामने आवे और अच्छे लोग आवे, पढ़े लिखे आवे, जिनके वैचारिक शक्ति हो, जिससे कि धूर्तता और मूर्खता की राजनीति न हो। तो इस तरह जो लोग समाज सेवा को, जो अपना हित न सोचे, आप उनके, और जो समाज का हित सोचे, ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आएंगे तो निश्चित होगा, हैं भी यद्यपि उनकी संख्या कम है, लेकिन वो जहां पर है वो कर रहे हैं, वो अपना हित नहीं देखते। और इसलिए हमको किसी को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमको अपने देश को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, इसके पूरे समाज को लाभ देने की कोशिश करनी चाहिए। एक जात, एक क्लास, एक रिलीजन, एक वर्ग, एक स्टेट, एक समुदाय को नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी जैसा भी है, ऐसा ऐसा काम हो कि उसका लाभ सबको मिले। जी सर, इस डिस्कशन को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू।